अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोखर। आप देख रहे हैं टकराव जीत का वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला। अपने आखिरी मराहल में एक मैच की दूरी पर हैं। अब हम वर्ल्ड कप का फाइनल होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और देखेंगे कौन ये जंग जीतता है। दोनों सेमीफाइनल्स पर डिस्कस होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके मामलात पर डिस्कस होगी, अभी जो डोमेस्टिक चल रही है ग्रेड 1 ग्रेड 2 उस पर डिस्कस होगी, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी हो रही है उस पर भी बात करेंगे, फिर पैटर्न्स ट्रॉफी, डिपार्टमेंटल क्रिकेट, कुछ प्लेयर्स का नाम आ रहा है, चीफ सेलेक्टर के लिए वहाब रियाज और ऐसी कई लातादाद चेंजेस पीसीबी में आ रही हैं। नई लॉट है, यंगस्टर्स को मौका दिया गया है ज़का अशरफ साहब और उनकी मैनेजमेंट की जानिब से कि नए यंगस्टर्स को आगे रखा जाए और नए यंगस्टर्स चूँकि अभी रिसेंट पास में रिटायर हुए हैं तो वो सारे के सारे जुड़े हैं उन क्रिकेटर्स के साथ जो परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। डायरेक्टर क्रिकेट हफीज़ का रोल क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। हफीज़ को एक इजाफी जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलियन टूर पर मिलने वाली है और वो होगी कोच की, तो वो इजाफी जिम्मेदारी है। बाद में ये मामलात आगे जाके चेंज होंगे क्योंकि यूनुस खान बतौर कोच आना नहीं चाह रहे। वो ये कह रहे हैं कि मुझे जूनियर लेवल पर काम करना है और हम भी ये कहते हैं कि यार शुक्र है बहुत बड़ा नाम जूनियर लेवल पर काम कर रहा है, तो हमारी एक नर्सरी तैयार होगी बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल द्रविड़ ने इंडिया में तैयार करके सीनियर टीम को दी। अब वो सारे के सारे सुपर स्टार्स हैं। अब अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली अपनी रिटायरमेंट भी ले लें तो उन्हें डर नहीं है, उनकी टीम इस हद तक तैयार है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी वही है जो टीम में खेल रही है। तो मौका ही नहीं मिल पा रहा कई लोगों को और वहाँ पर शार्दुल ठाकुर को खिलाया गया तो लोगों ने सवालात उठा दिए, मतलब इस हद तक टीम है कि वहाँ सवालात उठ गए कि यार इसकी तो जगह ही नहीं बनती। हालांकि वो टॉप परफॉर्मर है डोमेस्टिक का भी, फिर टीम जब ट्रैवल करती है उसका भी, तो बहुत शानदार लड़के हैं। हमारे यहाँ ये कमी महसूस की जा रही थी कि बेंच स्ट्रेंथ दिखने में नहीं आ रही। बेंच स्ट्रेंथ पर वही लड़के हैं कमोबेश 11 जिन्होंने खेलना है या फिर वही जो 3 साल से इकट्ठा ट्रैवल कर रहे हैं और वो ऑन एंड ऑफ खेलते हैं जब किसी को मौका नहीं मिलता। जिसमें वसीम जूनियर हो गया, सऊद शकील को ऑन एंड ऑफ मौका मिलता रहा, लेकिन अब उसको जाके वर्ल्ड कप में मौका मिला। ठीक खेला लड़का, अभी अपने पोटेंशियल के मुताबिक नहीं खेला, उसको मजीद अच्छा अपना निखार पैदा करना है। अब्दुल्ला शफीक, उसको भी ऑन एंड ऑफ मौका मिलता रहा, अब जाकर वर्ल्ड कप में उसको भरपूर मौका मिला, अच्छा खेला, उसने परफॉर्म किया। कहीं कहीं गलतियाँ हैं वो ज़ाहिर है ठीक होंगी। ऑस्ट्रेलिया का टूर है, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को इज़्ज़त देने की बात की थी वहाब रियाज ने कि डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को इज़्ज़त दें। सुहेल तनवीर, हफीज़ और यूनुस खान, इन्होंने कहा था जब मीटिंग हुई थी फर्स्ट मीटिंग कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को क्या फ़ायदा है अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें इज़्ज़त ना मिले, वो बाहर चले जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, आपका टैलेंट जो है वो टैलेंट हैमरेज होगा, वेस्ट होगा। तो अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। साहबजादा फरहान समेत मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं, साइम अयूब है, सरफराज ऑब्वियसली टूर का हिस्सा होगा क्योंकि वो पहले से अच्छा खेल रहे हैं और उनका बनता भी है कि वो टूर का हिस्सा हों और ज़रा सीनियर खिलाड़ी होंगे शान मसूद के साथ। बाबर आजम शान मसूद के साथ कैसे झेलेंगे और शान मसूद बाबर आजम को किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि आपकी रिलायबिलिटी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे ज़्यादातर बाबर आजम पर होगी। इमाम उल हक शायद अवेलेबल ना हो अपनी शादी के मामलात की वजह से। ज़िशान महसूद हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया ज़िशान। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रॉम जर्मनी सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपका। और साथ ही साथ हमें ज़हीरुल हसन साहब ने ज्वाइन किया है, क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट और डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं जो डोमेस्टिक खेले। तो बहुत शुक्रिया जी तमाम हजरात का। भाई पहले तो ज़रा क्या चल रहा है आपके हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी का? इस्लामाबाद ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं, अब लगता है अपग्रेड होने का टाइम आ गया इस्लामाबाद के। जी बिल्कुल, देखें हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी जो है वो पहली दफ़ा इन्होंने उसका नाम भी चेंज किया हनीफ भाई के नाम पे, ये बहुत अच्छी बात है। 4 डे का टूर्नामेंट था, उसमें 8 टीमें थी। इस्लामाबाद जो है वो ग्रेड 2 खेल रही थी, जो कि हमें थोड़ी सी उस पर तशवीश थी। लास्ट टाइम जब सेटअप ख़त्म हुआ था 2018 में तो बॉटम पे आए थे। एक जो हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम था इस्लामाबाद में वो ये था कि हम पैराशूटर्स को खिलाते थे। किसी एक रीजन से प्लेयर आ गया, हसन अली खेला, बाबर आजम खेला, आबिद अली, शान मसूद, शाहिद यूसुफ, मतलब यू नेम इट। तो ये हमारा जो है उनके साथ एक इख्तलाफ था जो पिछली काबीना थी, जो मैनेजमेंट थी कि यार अपने इस्लामाबाद के लड़कों को खिलाया जाए और उनको ग्रूम किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है सब इस्लामाबाद के लड़के खेले और पहली दफ़ा जो है उन्होंने दोनों ट्रॉफीज़ जो हैं वो उठाई हैं। 4 डे की भी हनीफ मोहम्मद और हनीफ मोहम्मद कप भी जो है उन्होंने उठाया। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अब इस्लामाबाद जो है वो फर्स्ट क्लास में होगी और इस चीज़ की हम सबको बहुत खुशी है क्योंकि मैं खुद इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ और हमारा भी यही होता है कि जो यंगस्टर हैं उनको मौका मिले और वो फर्स्ट क्लास में अपनी परफॉर्मेंस करें और फिर उसके बाद टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं नेक्स्ट ईयर कैसे वो चलें, ये तो अच्छा हो गया।
हाँ जी, ज़हीर भाई कैसे देख रहे हैं? अब बड़ी बड़ी चेंजेस हो गई, तब्दीलियां हो गई। वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर, हफीज़ डायरेक्टर प्लस कोच की जिम्मेदारियां, कैप्टन दोनों तब्दील हो गए। बाबर आजम अब नॉर्मल प्लेयर की तरह खेलेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखें, ये चेंजिंग तो नजर आ रही थी कि ये होना था वर्ल्ड कप हारने के बाद, वर्ल्ड कप के मैचेस में परफॉर्मेंस के बाद, जो कि मतलब है कि कोई ऐसी नई बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि ये होना था और हुआ। रही बात कप्तान की, बाबर आजम के लिए बेहतर था, यही था कि वो एज ए प्लेयर खेलें, तो वो जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलेंगे, ना कि उनको परफॉर्मेंस का भी डर। उसके साथ साथ जो है, देखें, पहली बात ये, बाबर आजम को कोई पाकिस्तान टीम से बाहर नहीं निकाल सकता, ना उनको बाहर बिठा सकता है। हमें बाबर आजम एज ए बैट्समैन की जरूरत है, और बाबर जो है नो डाउट दुनिया क्रिकेट के अच्छे बैट्समैन है। तो बाबर आजम के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है कि बाबर जो है वो एज ए प्लेयर खेलेंगे। और रही बात कप्तान की, बहरहाल अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हमेशा ये होता रहा है कि जो पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं होता वो कप्तान बन जाता है। तो अब क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये पीसीबी बता सकता है। दूसरी बात रही हफीज साहब की। हफीज बहुत अच्छे, मैं समझता हूँ, जेन्यन जो है वो क्रिकेटर भी है, जेन्यन क्रिकेट माइंड है उनका, और वो जो चाहते भी यही थे कि वो एज ए कोच आए। तो मेरा ख्याल ये है कि वो अच्छा डिसीजन है, पढ़े लिखे हैं, और प्लेयर्स के मिजाज को समझते हैं। उनको ये पता है लॉबिंग ग्रुपिंग क्या होती है, सियासत क्या होती है, क्योंकि अभी अभी वो इस टीम से निकले हैं, तो उन्हें टीम के अंदर का माहौल बखूबी पता है उनका। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो इस चीज को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है हैंडल करेंगे। रही वहाब रियाज की बात, तो वहाब रियाज का सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनना मेरी समझ से बाहर था, क्योंकि वहाब रियाज को अभी इतना डोमेस्टिक प्लेयर्स के हवाले से मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी नॉलेज होगी। उनको ले आते, मेंबर बना के जरूर ले आते, और किसी ऐसे बंदे को लाते सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बना के, जो हूबहू बहू जिनको नॉलेज होती, जिनको पता होता कि इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कौन परफॉर्म कर रहा है। मगर बहरहाल स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर हैं, तो ये चले, इस लिहाज से अच्छी भी सोच है कि चले, एक नया न्यू टैलेंट, न्यू ब्लड है, और इनको एक मौका दिया, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो अच्छी बात है कि वो जो है एनर्जेटिक होके, एनर्जी उनके अंदर होगी, वो ग्राउंड्स में जाएंगे, अपनी टीम अच्छी बनाएंगे, और जो है फेयर सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को हमें इज्जत देनी होगी, तो अब देखते हैं कि वो डोमेस्टिक क्रिकेटर को किस तरीके से इज्जत देते हैं। सुहेल तनवीर ने ज़हीर भाई जूनियर सिलेक्शन कमेटी को ज्वाइन किया है। फिर यूनुस खान भी आपको पता ही है, यूनुस खान तो देरीना मुतालबा है उनका कि मैं जूनियर लेवल के साथ काम करना चाहता हूँ। शुक्र है कोई सीनियर क्रिकेटर जूनियर के साथ काम करना चाहता है, मैं तो इस पर बड़ा खुश हूँ। देखिए, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा सुपर माइंड उनका माइंड है यूनुस खान का, और यूनुस खान बहुत माशाल्लाह ज़हीन और तेज तरार क्रिकेटर हैं। मैं समझता हूँ हमारे जूनियर्स, हमारे बच्चों को बहुत फायदा होगा उनके साथ। और वो जो है अच्छी, देखिए ये तो अच्छी बात है। हम खुद ये बात कहते थे उस वक्त जब जावेद मियाँदाद वगैरह रिटायर हुए थे, तो हम कहते थे कोई भी जूनियर की तरफ क्यों आने का नहीं सोचता, ना कहता है। तो चले, अब अल्लाह का शुक्र है कि मौसम में तब्दीली आई है, और हमारे जो स्टार क्रिकेटर्स हैं वो जूनियर क्रिकेट का ओहदा लेने के लिए जो है खुशी से एग्री होते हैं, और वो काम करना चाहते हैं। तो देखें, हमें इन फ्यूचर जो है अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, और इनका फायदा होगा यूनुस खान को करीब होने से। यूनुस खान को मैं बहुत करीब से जानता हूं, और माशाल्लाह से बहुत ज़हीन और बहुत टैलेंटेड जो है क्रिकेटर थे, और आज भी जो है सुपर माइंड है। हैदर भाई, आपसे चूंकि 2-1 दिन मिसिंग रही, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी, आप खुद लिखते रहे, हम इधर बात करते रहे, तो आज ज़रा डिटेल आपसे बात भी होनी है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के फाइनल पर भी ज़रा एनालिसिस करेंगे। पहले तो हैदर भाई, यही सारी चीज़ें जो तब्दीलियां रूनमा हुई हैं बड़ी बड़ी, क्या आप कहते हैं इस पर? देखिए, ये जो तब्दीलियां हुई हैं, ये ना तो फेयर सिलेक्शन पे हुई हैं, ना ये कहा जाए कि उनका हक बनता था, डिजर्व करते थे कि वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने या डायरेक्टर। ये सब बंदूक की जोर पे हुए हैं। कोई भी आना नहीं चाहता था। राशिद लतीफ़, मोइन खान, मिसबाउल हक, सबके हाथ पैर जोड़े गए, लेकिन सब ने मना कर दिया। हर एक ने आने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं बनेंगे। अच्छा, कुछ हमारे प्लेयर्स, साबिक प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो बाहर बैठ के क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन अंदर आके काम नहीं कर सकते हैं। करना, आकिब जावेद हैं, बाहर बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अंदर आके काम नहीं करते। अभी ये जो वहाब रियाज जो हैं, इनको भी जो मैं एक लफ्ज़ कहूँगा कि ज़बरदस्ती बनाया गया चीफ सेलेक्टर। कोई बनने को तैयार नहीं था। ज़का अशरफ साहब को कोई आदमी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर आदमी ये जानता है कि इनका टेन्योर जो है एक सिग्नेचर का बस मोहताज है। जैसे ही वो सिग्नेचर हुए, ये इनकी छुट्टी हो जाएगी। लिहाजा कोई भी अपना टेन्योर ख़राब नहीं करना चाहता इनके साथ काम करके। दूसरी बात यह है कि वहाब रियाज को ठीक है, आपने बना लिया है, अब हमें इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे बताएं, वहाब रियाज ने 6 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, हालांकि वो अभी करंट प्लेयर हैं।
तनवीर सोहेल तनवीर जो है उन्होंने 10 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं किया। टीम आपको सेलेक्ट करनी है टेस्ट के लिए, और वो लेकिन सिलेक्शन सोहेल कमेटी तनवीर का जूनियर के अरकान साथ तो है। काम कर ही लेगा वैसे, क्या कहते हैं? जी जी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सोहेल तनवीर अगर जूनियर्स के साथ काम करे, मेरा ख्याल है जुड़े तो हुए हैं, मुझे लगता है कि यंगस्टर हैं नहीं, हैदर भाई, सोहेल तनवीर और जरा नहीं, पुरानों से तो जान छूटी, सोहेल तौसीफ साहब से देखिए तो बेहतर ही। देखिए देखिए, सिलेक्शन कमेटी जो है वो उसकी जो है नज़र होनी चाहिए। उसकी खुद अपने खेलने की सलाहियत इतनी अच्छी ना हो, लेकिन उसकी जो है वो आई परफेक्ट होनी चाहिए कि वो देख सके कि कौन कहाँ पे एडजस्ट होता है। सोहेल तनवीर का जो है वो जूनियर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, चले आपने बना दिया। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है कि चीफ सेलेक्टर जो होते हैं या सिलेक्शन कमेटी जो होती है, वो सिर्फ वही जो पुरानी टीम चल रही थी उसमें एक दो तब्दीलियां करके उसी को जो है एज इट इज कर देते हैं, लेकिन हम छोड़ देते हैं। जूनियर का तो अभी कोई प्रोग्राम भी नहीं है। जूनियर का शायद वर्ल्ड कप है नेक्स्ट ईयर, वो देखा जाएगा। अभी तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया जाना है वो क्या होगा, और उसकी सिलेक्शन करनी है वहाब रियाज को। और वहाब रियाज खुद अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो कोशिश करते रहे पाकिस्तान टीम में आने की। 2 महीने पहले वो कह रहे थे, 3 महीने पहले, कि मैं पाकिस्तान टीम में आना चाहता हूँ। फिर अचानक उन्होंने कहा जी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अब उसके बाद वो पेशावर जन्नी की तरफ से खेलना चाहते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, एक आदमी जो खुद खेल रहा है वो कैसे प्लेयर सेलेक्ट करेगा। दूसरी बात ये है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो है मिनिस्टर पंजाब के। एक मिनिस्टर पंजाब का जो है वो है पंजाब गवर्नमेंट का सरकारी मुलाजिम, जिसके अंडर स्पोर्ट्स बोर्ड है। यानी स्पोर्ट्स बोर्ड का मतलब यह है कि उसमें सारे प्लेयर्स हैं, क्रिकेट के सब उसमें शामिल हैं। आप एक तरफ जो है उनके इंचार्ज हैं, दूसरी तरफ आप टीम सेलेक्ट करेंगे, ये तो 100% कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तो मुझे समझ नहीं ना फिर कैसे आप पेशावर एक आदमी जलमी के साथ भी जुड़े हैं हैदर भाई, पेशावर वहां भी जुल्मी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुड़े। इंटरेस्ट तो आएगा। ये बिल्कुल लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आए हैं, ये हफीज जो है, अभी एक हफ्ते पहले कह रहे थे कि मैं इस बोर्ड के साथ काम नहीं कर सकता, मैं बोर्ड में काम नहीं, फिर अचानक डायरेक्टर क्रिकेट बन गए। अब वो कोच बन के भी जा रहे हैं। हफीज जो है उनका टेस्ट कैरियर जो है बिल्कुल ही लोअर देन एवरेज है। यानी बहुत ही खराब टेस्ट प्लेयर रहे हैं। वनडे T20 के अच्छे रहे, वनडे के भी मुनासिब रहे, बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का उनका जो है, उनको जबरदस्ती टेस्ट मैचेस खिलाए गए, और उसमें उन्होंने जो है ना जो परफॉर्मेंस दिखाई है, उससे हमें डेल स्टेन जो है ना उनके लिए एक नाइटमेयर बन गए थे। डेल स्टेन की बॉलिंग जो है, लोग उनको छेड़ते थे कि डेल स्टेन आ रहा है, जैसे बच्चों को डराया जाता है कि वो कोई अजीब मखलूक आ रही है। तो हफीज जो है वो कैसे कोचिंग करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। बहरहाल यार हमें आप अच्छी तो उम्मीद हैदर है। भाई इस पर इतना परेशान हो रहे हैं कि यंगस्टर्स आए हैं, काम कर रहे हैं। शान मसूद पहले अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे, अब डायरेक्ट वो लैंड किए बतौर कप्तान, मतलब उनकी जगह नहीं थी। इमामुल हक शादी टोटली की छुट्टियों पर हैं तो उनको ओपन करने का मौका मिल रहा है। शान मसूद टोटली अनफेयर सिलेक्शन है। देखें, अगर डोमेस्टिक में अगर ये कहा जाए कि वो काउंटी क्रिकेट में कैप्टनशिप कर रहे थे, तो काउंटी में तो और भी बहुत सारों ने की है पास्ट में, तो क्या सारे वो पाकिस्तान के कैप्टन बन सकते थे? अच्छा, काउंटी की भी मैं आपको बता दूं, काउंटी का वो लेवल नहीं है जब पहले होता था। काउंटी का लेवल जो है अब वो बहुत खराब हो गया है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स खेलते नहीं है, बिजी होते हैं। जो अच्छे खेलने वाले हैं वो लीग्स खेल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं लीग्स हो रही होती है। तो काउंटी क्रिकेट का भी वो अब लेवल नहीं रहा है जिसमें कहा जाए। अच्छा, वो यॉर्कशायर के कैप्टन थे, यॉर्कशायर सेकंड डिवीजन में थी, 7वें नंबर पे आई। टोटल 8 टीमें थी, 7वें नंबर पे उनकी टीम थी। उन्होंने 14 मैच खेले, जिसमें 2 जीते, 3 हारे और 8 उनके ड्रॉ हो गए थे। तो और उन्होंने 700 कुछ रन बनाए उसमें, और उस पर उनको इतनी बड़ी चीज बना के पेश किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा। दूसरी बात एक की जाती है कि अभी मेरे दोस्त ने कहा कि बाबर आजम जो है वो कैप्टनशिप छोड़ने के बाद अच्छी बैटिंग करेंगे। मुझे पता है कैप्टन होते हुए उसने कौन सी खराब बैटिंग की है। हम विराट कोहली से उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, सचिन तेंदुलकर से करने की करते हैं कि जब वो कैप्टन थे तो उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई थी। बाबर की तो परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई। बाबर आजम हैदर ने तो भाई सेंचुरियां बनाई। मैं एक चीज़, हैदर भाई ये डिटेल है, इस पर एक छोटा सा ब्रेक से आता हूँ, तो इस पर मैं और आप ज़रा बाकी दोस्तों के साथ बात करते हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी पर जो बातें हो रही थी वो ठीक, लेकिन उनकी बैटिंग पर अभी कुछ मेरा ख्याल है कि 7-8 मैच हुए होंगे जिसमें बाबर ने एक सेंचुरी भी की है अभी हालिया, लेकिन उनके 50 रन अब बड़े काउंट नहीं होते। मतलब बड़ा प्लेयर हो जाता है तो उसके 50 रन भी बड़े काउंट नहीं होते, हालांकि 50 वो करता रहा है। अब मामला ये है कि बैटिंग तो उनकी ठीक थी, कैप्टनसी के मामला तो उस पर हम जरा बात कर लेते हैं डिटेल कि जो कुछ हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया टूर पर, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया पर एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ अब नहीं है, वो हमारे साथ थे पहले 15 मिनट के लिए। बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है जुनैद अख्तर साहब ने। जुनैद अख्तर साहब इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के एडहॉक बेसिस पे चेयरमैन हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस्लामाबाद जीती है, और लास्ट टाइम बॉटम पे रहने वाली टीम जब जीते तो एक खुशी भी होती है, और फर्स्ट क्लास के लिए हेडिंग टूवर्ड्स फर्स्ट क्लास
तो मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा जी पूरी टीम और पूरी इंतज़ामिया जो इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की है उनको भी, कि चले कुछ अच्छा हो रहा है, डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। और जो बात जिशान पहले कह रहे थे कि इस्लामाबाद के अपने लड़के खेले और आपके सामने रिजल्ट आया, लड़के मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह जब गेम होगी ना तो हमें स्पिनर भी मिलेंगे, हमें बैटर्स भी मिलेंगे, हमें मिडिल ऑर्डर का बंदा भी मिलेगा, कीपर्स भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, हर पोजीशन के लिए एक प्लेयर मिलेगा जब अच्छा तगड़ी गेम होती है। तो जुनेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। पहले तो थैंक जुनेद यू भाई फॉर बहुत मुबारक इनवाइटिंग हो मी। जी, आप लोगों ने मेहनत की और इस्लामाबाद ने उसका रिजल्ट दिया। कैसा रहा खैर ओवरऑल मुबारक। टूर्नामेंट? सर इट वाज वेरी गुड। पहले तो खैर मुबारक एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली वी गॉट द प्लेयर्स ऑफ 30 प्लेयर्स, तो उसमें से हमने खिलाना था और कोच हमारी टीम पूरी, तो वी ट्राइड और बेस्ट और अल्लाह ताला ने रिजल्ट दिया है। ये सब इन बॉयज की और हमारी टीम की मेहनत है जो हमने इस स्टेज को तो पार जुनेद किया और है ना? क्वालिफाई। जुनेद खान। कोच जुनेद तो खान। जुनेद है ना, जुनेद खान। जी 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 जी, जुनेद खान। चलें, कैसा काम किया जी जुनेद खान ने? वेरी गुड। उसको जो पहले सिलेक्शन तो हमारे पास 30 की नहीं थी, लेकिन जो हमने उसको 30 प्लेयर्स दिए उसमें से जो मेरिट पे उसने खिलाए तो उसका सब नतीजा, एंड इट इज वेरी गुड फॉर अस कि हम ग्रेड 1 में कायद आजम ट्रॉफी में हमने क्वालिफाई किया है। तो एक इट सेल्फ हमारी ये प्रेजेंटेशन है, जीत है जो सबको नजर आई है और एक टीम का पूरी वर्क का नतीजा है। जुनेद भाई ये बताएं कि क्या स्ट्रेंथ देख रहे हैं अपनी टीम की, कायद आज़म ट्रॉफी खेलने के लिए किस हद तक तैयार है, और कितने ऐसे लड़के हैं जिस पर आपकी टीम बहुत रिलाई कर रही है कि यार ये लड़के हैं जो आगे रिजल्ट्स देंगे हमें? जी बिल्कुल, आप ठीक है। इस्लामाबाद के सारे लड़के हैं, बहुत टैलेंट है इधर। अली इमरान है, शियान शेख है, 2-3 इस तरह के और प्लेयर्स हैं जो बहुत, अजान तारिक है जो बहुत अच्छा हमारे लिए एक टैलेंट है इस्लामाबाद में। और इटसेल्फ इस्लामाबाद में इतने प्लेयर्स हैं जिनको पहले कभी चांस मिला ही नहीं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको हाईलाइट करें और टैलेंट को हाईलाइट करें और मेरिट बेस्ड सब कुछ हो, क्योंकि क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है, इसको सियासत से रिलेट करना नहीं चाहिए, तो मेरिट बेस्ड खिलाना चाहिए। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं, एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ताला रिजल्ट आपके सामने अल्लाह अच्छा मदद कर रहा जुनेद है। भाई, चूंकि मुझे पता है कि आप भी बिजी हैं, वक्त थोड़ा कम होगा, एक सवाल बस आपसे बहुत ज़रूरी, वो ये जी, है जी, बिल्कुल। कि रिजल्ट अच्छे आ गए, सारा कुछ ठीक है, हम हमेशा देखते थे टैलेंट के साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये होती है कि बाहर से लड़का लाके खिला देते हैं, कहीं और से, किसी और सिटी से, किसी और डिवीजन से, कहीं और से। इसको किस हद तक आपने रोका है? सर अभी तो हमने किसी को आउटसाइड खिलाया ही नहीं, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आप देखेंगे इस्लामाबाद में कभी गेस्ट प्लेयर नहीं खेलेगा। मतलब कि अगर पीसीबी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आए, अदरवाइज सारे इस्लामाबाद के खेलेंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत मुबारक हो जुनेद अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अच्छा रहा कि जी चलें इस्लामाबाद जीती है। मैंने कहा ज़रा डोमेस्टिक पर बात बहुत ज़रूरी है और डोमेस्टिक पर बात होनी भी चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट ही आपका असासा है भाई, वहीं से लड़के आने। अच्छा हैदर भाई जो बात कर रहे थे पहले, ज़रा उसको थोड़ी सी, शान मसूद, अग्री है शान मसूद से? देखिए मैं समझता था कि शान की अभी जगह नहीं बन पा रही थी, उसको ला के डायरेक्ट लैंड कराएं कप्तान के तौर पे। वो सारी एपिसोड हम कर चुके हैं गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में कि क्या क्या कुछ हो रहा था, लेकिन एक कैप्टन आपका, फिर दूसरा शाहीन आफरीदी। शाहीन आफरीदी के लिए भी बहुत कड़ा इम्तिहान होगा, न्यूजीलैंड का टूर आसान नहीं होगा। अगर लग रहा है कि उसको कप्तान बनवा दिया या बना दिया गया तो ये तरने वाला साबित नहीं होगा। देखें, अगर आप यही एपिसोड देखें 2010 में मिसबा भाई जो थे वो कहीं भी नहीं थे, एकदम से जो है वो टीम में और एज अ कैप्टन आ गए। वही इन्होंने यहाँ पे शान मसूद के साथ किया। मेरे अपनी ज़ाती सर 2010 में क्या फ़र्क था? अच्छा हैदर भाई, आप चूंकि इसके गवाह हैं, आप लोगों ने तो कवर किया इन चीज़ों को, और हैदर भाई की तो बहुत स्टोरीज हैं इस पर पड़ी हुई, आपको मिल भी जाएंगी इंटरनेशनल मीडिया पर। 2010 में जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ, बहुत बुरा रहा मिसबा के लिए वो टूर, बल्कि ऐसा डरावना ख्वाब साबित हुआ कि मिसबा खुद ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये मेरा आखिरी टूर था, इसके बाद मैं टीम में नहीं आऊँगा। एक तरफ आया स्पॉट फिक्सिंग का मसला, आमिर, आसिफ और सलमान बट, ये जब फारिग हुए और एकदम से इमेज अजीब करवा दिया इन लोगों ने पाकिस्तान का, वहाँ पर ज़रूरत पड़ी एक ऐसे बंदे की जो माइंडसेट, जिसका पढ़ा लिखा हो, डिग्री हो उसके पास, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो सोच आई कि पढ़ा लिखा हो, रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान को, प्रेजेंटेबल हो, बोलता अच्छा हो, मीडिया हैंडलिंग हो, बहुत मुश्किल होगा। तो ये देखें वो चीज़ें तो रिलेट करती हैं शान मसूद से भी, कि पढ़े लिखे हैं, इंग्लैंड से वो पढ़े हुए हैं, सब कुछ वो है, उनके प्रेजेंटेबल भी हैं। लेकिन बात ये है कि मिसबा भाई की परफॉर्मेंसेस जो डोमेस्टिक में उन्होंने दी हैं और शान की जो परफॉर्मेंसेस हैं उसमें बहुत फ़र्क है।
अब आप उनकी अगर जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया जो है उनके एवरेजेस से भरा हुआ है, सब उनकी एवरेजेस पे बात कर रहे हैं कि टेस्ट में इतनी एवरेज है, वनडे में इतनी एवरेज है। 27 एवरेज है एग्जैक्टली 30 मैचेस में। देखें ये उनके लेकिन लिए उसको चांस भी तो पैचेस में मिला है ना शान को। वो पैचेस में जो चांस मिले हैं तो वो उनको ग्रैब नहीं कर सके। तो ऐसे देखिए पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, Agree. आपको 1 या 2 मैच मिलते हैं, आपको 2-2 साल नहीं मिलते, 4-4 सीरीज नहीं मिलती, यहाँ पे ऐसे ही होता है। ये इंतहाई मुश्किल टूर है उनके लिए। किसी को तो 10 साल चांस नहीं मिलता। फवाद अली उनकी बहुत पेशेंस और फोकस है और मोटिवेशन रही है कि वो 10 साल कंटिन्यूसली जो है डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे। एट दी एंड उन्होंने साबित किया कि मैं इस टीम से खेल सकता था और उन्होंने खेल के परफॉर्म भी किया। बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। देखें हम कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि जब वसीम भाई, वकार भाई और ये सब लोग थे, शुएब अख्तर भाई और इंजमाम और सब जब टीम में थे, तब हम कभी नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया में। तो ये इस तरह की इमेच्योर टीम जो है जिसकी परफॉर्मेंस अभी आपने वर्ल्ड कप में देख ली, एशिया कप में भी देख ली, उससे हम कैसे जीतेंगे। और फिर ऑल टुगेदर आप इस टेस्ट की टीम में जो कि हमें पता चल रहा है कि 4 से 5 तब्दीलियां भी होंगी और उनमें से बहुत से ऐसे लड़के हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में कभी खेले भी नहीं हैं। और जहाँ तक हैदर भाई ने बात की थी हफीज़ की, तो हफीज़ खुद 2 टेस्ट खेले हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो देखें अब वही वाली बात है कि जहाँ पे बोर्ड में इतने मामलात ख़राब हों, हैदर भाई ने बात की कि कोई आने के लिए तैयार नहीं था। डेफिनेटली यही बात है क्योंकि आई बिलीव आमिर सोहेल साहब से भी पूछा गया कि वो भी आना चाहें, तो लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया कि मैं भी नहीं आ सकता। उसकी एक ही वजह है कि जब बोर्ड में ये चीज़ें होंगी कि अब बोर्ड का खुद पता नहीं है, 3 महीने के लिए दोबारा से एक्सटेंशन मिली है मैनेजमेंट कमेटी को। मैं दुआ कर सकता हूँ कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और जो भी चेयरमैन आए वो आ जाए ताकि ये चीज़ सेटल हो जाए। शान मसूद के लिए इंतहाई मुश्किल एक ये टूर है। आई डोंट नो उन्होंने टीम में रहने के लिए ये इस कैप्टनसी को कबूल किया या उनकी अपनी दिली ख्वाहिश थी कि उन्होंने इस तरह किया। अगर उनके पास 4-5 नए प्लेयर आ जाते हैं तो ये तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। पहला मैच ही जो है वो हमारा पर्थ में है और पर्थ की विकेट जो है वो सर से नीचे बॉल तो आता नहीं है। हमारे यहाँ पे जो प्रिपरेशंस होती हैं वो बिल्कुल डेड विकेट्स पे होती हैं। और अभी जो है आप पूरा वर्ल्ड कप जो है वो एशिया की इंडिया में खेल के आए हैं वहाँ पे, और वहाँ की कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर आप शाहीन की बात कर रहे थे, शाहीन T20 में वहाँ जा रहे हैं। वेरी वेरी इमेच्योर डिसीजन। आई डोंट बिलीव कि उनको जो है आप वो, भी इससे भी खुश नहीं बिल्कुल मैं खुश नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि उनको अभी खेलने दें। उन्होंने अभी तक अपना आप ही प्रूफ नहीं किया कि वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो टीम में हमेशा रहना चाहें। क्योंकि जब आप एक फ्रेंचाइज को जिताने में और एक नेशनल टीम को लीड करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वहाँ पे है जो लोग होते हैं, फ्रेंचाइज को अगर आप हार भी जाते हो तो वहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाता कि आप क्यों आ रहे हो, आपको अच्छे पैसे तगड़े मिल जाते हैं, अगले साल की तैयारी होती है। यहाँ पे नेशनल साइड है, यहाँ पे डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, उन सब को ले चलना पड़ता है। आपने कभी भी जो है वो कैप्टनसी किसी भी ऐसे नए जगह पे अगर आप करते हो तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जो सबसे बड़ा सवाल है शाहीन के लिए वो उनकी फिटनेस का है। देखिए हम बैटर्स को क्यों कैप्टन बनाते हैं, क्योंकि वो उनकी इंजरी प्रोन कम होते हैं, वो कंटिन्यूसली जो है अपना खेल सकते हैं। हमें अभी तो इनकी फिटनेस, इनका नी का प्रॉब्लम है और वो सबको पता है क्योंकि इस वर्ल्ड कप में भी इनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही। और वो मैं तो अग्री हूँ कि आप बाबर पे नजला तो डाल रहे, वो बहुत सही है हैदर भाई, सारी बात डाल देते हैं जी बाबर ने, ये बाबर ने, तो बाकियों ने क्या किया। अब्दुल्ला शफीक से लेकर फ़खर शुरू में बिल्कुल फ्लॉप रहा, बाद में इमामुल हक ने कुछ नहीं किया। फिर जो टीम अवेलेबल थी, मेरा ख्याल है यही 11 लड़के थे जिसको आप निकालते थे तो मीडिया पहले लड़ पड़ता था, ओहो आपने शादाब निकाल दिया, शादाब तो बहुत ज़रूरी था, ओहो आपने नवाज को निकाल दिया, नवाज अब डाल दिया परफॉर्मेंस हुई तो ओहो इन्हें क्यों डाला। हमारा ये बड़ा मसला है कि क्यों आप टीम में डाल दे, क्यों निकालते हैं, हर चीज़ पे कोई खुश नहीं। लेकिन चलें, बाबर ने स्टेप डाउन किया, ये मेरी नज़र में एक बेहतर काम है, मैं इसके साथ स्टैंड करता हूँ क्योंकि मैं बतौर बैटर बाबर आजम को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, बस सीधी बात है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अचीवमेंट जल्दी कर ली हैं जो हमारे लेजेंड्स ने शायद इस एज में नहीं की थी। तो अब देखते हैं कि बाबर इंशाल्लाह आगे बतौर बैटर चलता है। लेकिन वही बात हैदर भाई, शाहीन शाह अफरीदी, अब मसला यहाँ आएगा, शाहीन की भी बहुत दोस्ती है हारिस रऊफ के साथ और लाहौर कलंदर यानी एक फ्रेंचाइज भी लगी हुई है वहाँ पर जो कैप्टन बनाने में भी पेश थी। अब कैसे ड्रॉप करेंगे अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है हारिस रऊफ की। देखिए बाबर आजम की कैप्टनसी जाने में जो है ना वर्ल्ड कप की बुरी परफॉर्मेंस है, ना बाबर आजम की कैप्टनसी जाने में उनका जो है वो कोई बैटिंग में कोई फ्लॉ है, कोई ऐसी बात नहीं है। असल में आपको वजह बताता हूँ क्यों उनकी कैप्टनसी गई है।
कैप्टनसी इसलिए गई है कि उनके बोर्ड से हुए इख्तलाफात सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वहां पे वो अपनी जो है 60 लाख जो है अपनी सैलरी जो है कराना चाहते थे, या 70 लाख। वो मसला हल नहीं हो रहा था। तो जब ये मसला हल नहीं हो रहा था तो उस वक्त इंडिया जाने से, एशिया कप से पहले भी ये मसला शुरू हो गया था। फिर इन्होंने कहा ठीक है एशिया कप हम खेल लेंगे लेकिन हम इंडिया नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी जो है ना ये सैलरी फिक्स नहीं होगी। वहां पे झगड़ा शुरू हुआ। बोर्ड ने, बादल ने खास्ता जो है, इन्होंने कहा ठीक है कर दो अभी टीम को, इंडिया नहीं अगर गया, बाबर ने गई सबके, तो पूरी कौम जो है जूते मारेगी हमें। इन्होंने कर लिया। वहीं से इनके जो है बाबर के चेयरमैन और जो मैनेजमेंट है उनके साथ इख्तलाफात शुरू हो गए। तो उन्होंने कह दिया था इसको मजा हम चखाते हैं अभी बाबर आजम को, ये इंडिया का टूर करके आए, हम इसको बताते हैं। उन्होंने फिर जो है ना अपने पैड जो है ना यहाँ पे मुलाजिम सोशल मीडिया पे छोड़ दिए बोर्ड ने। उन्होंने वर्ल्ड कप अभी शुरू भी नहीं हुआ था, बाबर के खिलाफ जो है ना एक सोशल मीडिया पे एक कंपेन शुरू कर दी। और 2 मैचों के बाद, तीसरे मैच के बाद वो कंपेन इतनी शदीद हो गई। अब मुझे बताएं, क्या हमारी जो बैटिंग वर्ल्ड कप हारी है या बॉलिंग हारी है? हमारी बॉलिंग हारी है। बैटिंग तो हमारी थी हमेशा 300 तक। बैटिंग तो पहले ही खराब थी। हैदर भाई माजरत, हाँ। ब्रेक, मैं आता हूँ, मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से आते हैं तो यहाँ से ज़रा इंडिया वाली बात भी करते हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पर भी बात करते हैं। इस पर तो हम डिटेल बात करते ही रहेंगे। आते हैं जी ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। हैदर भाई चलें, इस पर तो हम करते रहेंगे ना बात काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पर, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पर भी बात करें। वर्ल्ड कप है, कल मैच है, बड़ा मैच है। हैदर भाई क्या देख रहे हैं जी? पहले तो ज़रा ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मेंसेज और फिर इंडिया बगैर हारे एक ऐसा राइज और बड़ी ही परफॉर्मेंस अच्छी रही। 7 कंट्रोवर्सीज भी जुड़ गई उनके, पिच तब्दीली से लेकर टॉस की कंट्रोवर्सी। हालांकि मुझे लगता नहीं है, आईसीसी का रोल बड़ा अजीब है हैदर भाई। उनने जवाब भी बड़ा अजीब दिया कि जी हमसे तो सिफारिश की थी मेज़बान ने और क्यूरेटर ने कि 7 से 6 पे ले जाओ, तो ये भी एक अजीब, ये और इंडिया का डैमेज पहुंचा। हालांकि मैं समझता हूँ इंडियन टीम को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जितना अच्छा परफॉर्म कर रही है वैसे ही उससे जीतना है। बिल्कुल, देखिए इंडिया जो है हर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तीनों में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, डोमिनेट कर रही है। उसने सारी टीमों को डोमिनेट किया है। आप किसी भी आप जितनी भी उनकी फ्लॉज निकाल लें जी, पिच चेंज की या वो टॉस में जो है कोई कहीं, अब एक साहब ने वीडियो बनाई सोशल मीडिया पर डाल दी, देखें जी ये सिक्का इतनी दूर क्यों जा रहा है। आप दूसरे कैप्टन्स के भी टॉस देख लें, उनके भी ऐसे ही सिक्के दूर जा रहे थे। फिर इंडिया ने कई दफा टॉस हारा भी है, तो फिर वहां पे तो ये सारी चीजें जो है ये, लेकिन हमें असल चीज के ऊपर आना चाहिए। इंडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। रोहित देखिए उन्होंने अपना एक सर्कल बनाया पूरा एक, कि हमने कहां से अपने आप को जो है वो डोमिनेट करना है दूसरी टीम को। उन्होंने कहा कि ओपनर्स को कहा कि आपने जाके जो है ना इनको पावर प्ले को यूज करना है। रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने पावर प्ले बड़ा अच्छा यूज किया। फिर वहां से फिर मिडिल ऑर्डर ने संभाल लिया। विराट कोहली ने एंकर का रोल प्ले किया, उसके साथ जो है श्रेयस अय्यर हुआ या केएल राहुल हुआ, उन्होंने हिटर का रोल प्ले किया। यानी उन्होंने मैनेज किया अपने आप को। दूसरी टीमों में जो है वो एक गैप सा रहा है। अच्छा, अब अगर मैच पे आ जाए फाइनल की, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस देखते हुए ये तो कहना बहुत ही आसान है कि वो जीत जाएगी आराम से। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो कल भी जो है थोड़ा सा परेशान हो गई थी, लेकिन बहरहाल जीत गए। उससे पहले भी मैच में वो 1-2 मैचों में परेशान हुए, लेकिन जीत गए। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम उसी सूरत में सही मुकाबला कर पाएगी अगर उनकी बैटिंग जो है वो पहले हुई और उन्होंने अगर 380-90 तक स्कोर किया इंडिया के खिलाफ, फिर हमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अहमदाबाद में जो है वो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग जीत के भी उसके बाद भी, क्योंकि वहां मिलेगी एक बड़ी जबरदस्त स्पिन विकेट। मुझे 100% श्योर हूं कि एक बड़ी अच्छी स्पिन विकेट होगी। लेकिन एक चीज है हैदर भाई, अगर हम इस पे जरा, टॉस इंपॉर्टेंट होगा कल के मैच में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि विकेट जो है स्लो होती है। अहमदाबाद की विकेट जो है पहले सेशन में थोड़ा सा तेज चलती है, दूसरे सेशन में स्लो हो जाती है। ओके, हाँ तो जी टॉस उस पर डिपेंड करता है देखें, टॉस। थोड़ा सा जो है वो टाइम का डिफरेंस आ जाता है। एक बैटिंग जो है वो दिन में होती है और एक जो है वो शाम में होती है। टॉस डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर तो डालता है, लेकिन वही बात है कि ये इतनी बड़ी टीम्स हैं कि इनको जो है उससे रिकवरी वो फ़ौरन करना पड़ती है। जहाँ तक बात की आपने कि टॉस दूर कर रहे हैं और ये हो रहा है, बहुत देखिए पूरी मीडिया यार, बरतानवी अखबार ने दावा किया, हमने नहीं किया। बरतानवी अखबार ने पिच और टॉस वाली का हम चलाया है, हम तो नहीं कह रहे। और बहुत बड़ा अखबार है डेली मेल। मैंने भी आपको मैसेज किया था कि टॉस जो है मुझे शॉकिंग था कि कैसे ये टॉस जीत गए, क्योंकि मैंने आपको बताया वानखेड़े में जो है शाम में बॉल जो है वो स्विंग होता है और टॉस जीत गए, इन्होंने बैटिंग कर दी। लेकिन कीपिंग ऑल थिंग्स असाइड,
इंडिया बहुत अच्छा खेला है, एक ग्रुप के तरह खेला है। उन्होंने बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी लाइंस पे की हैं, बहुत अच्छी लेंथ्स पे की हैं। उनके बैटर्स बहुत अच्छे खेले, उनकी फील्डिंग, स्पिन, बॉलिंग, मतलब दे वर अ कंप्लीट पैकेज। आप साउथ अफ्रीका को देखें, बिट्स एंड पीसीज में उन्होंने किया। कल ऑस्ट्रेलिया जो है वो 212 जो है वो उनसे चेज नहीं हो रहा था। लास्ट सेमीफाइनल की बात करें आप, जी, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, तो उनसे वो चेज नहीं हो रहा था। और इसी तरह आप देखें जो न्यूजीलैंड है, वो नो डाउट वो भी सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन वो बिल्कुल वैसा नहीं खेले जैसे इंडिया है। इंडिया ने सारे तमाम मैचेस जीते। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सीज जो है वो इसमें हुई हैं, टॉस के भी हवाले से, बॉल के भी हवाले से, पिच के हवाले से। मजा इसका किरकिरा हुआ है। ये चीज़ है कि कलर ऑफ द गेम जो आ रहा था ना पूरा, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई। क्राउड कहीं नहीं रहा शुरू के मैचेस में, इंडिया के मैचेस में क्राउड रहा, बाकियों में नहीं रहा। फिर सपोर्ट के लिए पाकिस्तान जब वहाँ थी, कुछ जगह बहुत अच्छी सपोर्ट मिली, ऐसी बात नहीं है। कहीं बड़ी अजीब सिचुएशंस भी रहीं रिजवान वाले मामले पर, और फिर जैनब के साथ जो कुछ हुआ वहीं से ये मामला शुरू हुआ। तो मामलात हैं, यहाँ खराबी होती है। वो है डेफिनेटली। वो जो वर्ल्ड कप का एक मज़ा था वो उस तरह नहीं है, थोड़ा किरकिरा सा रहा ये वर्ल्ड कप। क्योंकि वर्ल्ड कप हम सबको इंतज़ार होता है कि ये एक सर वनडे का तो होता है 4 साल बाद आता है मज़ा। एग्जैक्टली, तो हम सबको इंतज़ार होता है कि वो हम के ये देखें और उसमें जो अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देखें। लेकिन अगर इस तरह के इंसिडेंट्स हों, क्योंकि ख़ुद भी मुझे भी बहुत बुरा लगा जब जैनब के साथ इन्होंने वो किया, उनको वापस भेजा गया, और भी जो कंट्रोवर्सीज आई रिजवान वाली भी हुई। देखिए एक इंसान है, उसकी एक पर्सनल ओपिनियन है, उसको आप रिस्पेक्ट करोगे, वो चाहे किसी के लिए भी ओपिनियन दे, आप उस पर जो है इन्फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये चीज़ ना बोलें, क्योंकि ये तो फिर आप उसकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको आप वो दुनिया खत्म भर कर रही है, इंसानियत पे जुल्म हो रहा है, तो क्या हो गया अगर रिजवान है तो अच्छी चीज़ है। मे भी वो थोड़ा सा इंडिया जो है वो उनके इसराइल को वही ना, तो लेकिन अपना दिमाग अपनी हद तक रखे ना, दूसरों पे इम्पोज ना करे ना। एग्जैक्टली इन चीज़ों से जो है वो वर्ल्ड कप का मज़ा थोड़ा ख़राब चले। हुआ। लेकिन एक चीज़ आप लोगों से हैदर भाई, कल इंडिया पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, पलड़ा भारी देख रहे हैं इंडिया का या ऑस्ट्रेलिया का? इंडिया का पलड़ा हर सूरत में भारी है। पहले बैटिंग करें या चेस करें, दोनों में चेस उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया। सारे मैच जहां पे चेस किए, पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरे के खिलाफ चेस किए, बड़े अच्छे किए। पहले बैटिंग करते हैं तो वो करेंगे 380-70 तक जाएंगे वो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो है जल्दी से हैदर भाई जी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को जी, और इंडिया को प्रेशराइज करना चाहिए चेस में, क्योंकि फाइनल है, फाइनल करेंगे तो होगा ना। एग्जैक्टली, ये तो करना पड़ेगा आपको। चले, ज़िक्सान महसूद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। सैयद हैदर भाई थैंक यू सो मच। ले जी, अब आपसे कल फाइनल में होती है मुलाकात, जब तक के लिए दीजिए इजाजत।